नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किताबों की दुनिया में। इस चैनल पर मैं किताबों से संबंधित जानकारियाँ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको किताबों में रुचि है, किताबें पढ़ना पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदार के साथ भी इसे शेयर जरूर करें। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। तो आज के वीडियो में मैं जिस किताब के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है रेडी टू फायर, हाउ इसरो एंड आई सर्वाइव्ड दिस स्पाई केस। यह किताब लिखी है नाम्बी नाम्बियार ने, जो साइंटिस्ट हैं, और अरुण राम ने, जो कि एक जर्नलिस्ट है। तो इन दोनों ने मिलकर ये किताबें लिखी हैं। नाम्बी नाम्बियार के ही ऊपर जासूसी का आरोप लगा था और कैसे वो इससे निकले और कैसे इसरो जब स्टार्ट हो रहा था तो शुरुआती दिनों में उनको क्या स्ट्रगल करना पड़ता था, किस तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता था, ये सारी चीज़ें आपको इस किताब में मिलेंगी। साथ ही साथ जो जासूसी केस था उसके बारे में भी डिटेल्स आपको मिलेंगे इस किताब में। तो आइए देखते हैं कि और क्या है इस किताब में और कौन कौन सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपको पढ़ने पर मिलेंगी। तो इसरो स्पाई केस था क्या? सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि इस स्पाई केस में नाम्बी नाम्बियार जी के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने रॉकेट बनाने का जो ब्लूप्रिंट है वो पाकिस्तान को बेचा था, जबकि इस आरोप में कोई दम नहीं था। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई और तो सीबीआई ने और सुप्रीम कोर्ट ने इनको इस आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया था। कुछ 1-2 साल पहले वो न्यूज़ में भी आए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया था कि केरला सरकार इनको 50 लाख रुपए का मुआवजा भी देगी। तो इस केस में तो ये केस स्टार्ट कैसे हुआ? बात तब की है जब इसरो नया नया बना था और नाम्बी नाम्बियार उनके, मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ ही साल हुए थे इसरो को बने हुए, और वो एक रॉकेट के एक टेक्नोलॉजी, एक लिक्विड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। जबकि अगर देखा जाए तो इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एक वहाँ के लोकल सब इंस्पेक्टर को एक मालदीव की एक लेडीज थी जो यहाँ पर ओवर स्टे कर रही थी, तो उनसे पैसे ऐंठने थे और ओवर स्टे करने का रीज़न था जो बाद में पता चला था कि वो अपने बेटी का इलाज कराना चाहते थे। तो इसके लिए उनको थोड़े और समय तक रुकना था, जितना वीज़ा उनको अलाउ कर रहा था उससे ज़्यादा समय के लिए। और वो पकड़ी गई थी और फिर कुछ फेवर्स मांगे थे पुलिस ने, वो देने से उसने मना कर दिया, तो फिर उनको केस में फंसा दिया। और जब उनके घर पे जांच हुई तो उनके डायरी में नाम्बी नाम्बियार का नंबर था, जो कि इनडायरेक्ट वे में उनकी हेल्प ही कर रहे थे उनके बच्ची के इलाज के लिए। तो इस केस में और ज़्यादा पैसा बनाने के लिए उस इंस्पेक्टर ने नाम्बी नाम्बियार को भी फंसा दिया। और साथ ही साथ उस समय जो केरला में जो विरोधी पार्टी थी, जो विपक्ष की पार्टी थी, वो केरला की उस समय की सरकार को भी गिराना चाहती थी। तो वो भी इस चीज़ को इनकैश करा के चाहती थी कि कुछ हंगामा हो और फिर उसके बाद से जो रूलिंग पार्टी है उसकी बदनामी हो। तो और भी सारे एंगल इसमें जुड़ते जा रहे थे। फिर कुछ ऐसे ऑफिसर भी थे जिन्हें था कि एक बड़ा केस सॉल्व करके वो बड़ी प्रमोशन ले लें, तो इस तरह के फेक केस को बनाते चले गए, फैब्रिकेट करते चले गए। तो इस तरह से ये केस बना और इसमें नाम्बी नाम्बियार का नाम आया और कुछ और उनके साथ 5 और 6 और साइंटिस्ट थे जिनका नाम आया। तो इस किताब में इस केस के बारे में आपको डिटेल जानकारी मिलेगी और कैसे नाम्बी नाम्बियार ने अपना नाम इससे अपना क्लीन कराया, फिर बाकी साइंटिस्ट का भी नाम क्लीन हुआ। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन इस किताब का सिर्फ 1/3 हिस्सा है जो आपको इस पे मिलेगा। बाकी जो 2/3 हिस्सा है उसमें इसरो ने कैसे वाइकिंग इंजन, जो कि यहाँ विकास इंजन कहा जाता है, उसको डेवलप किया। और ये बेसिकली डेवलप हुआ था इसरो और फ्रेंच जो स्पेस एजेंसी थी उनके साथ कोलैबोरेट करके, उनके साथ काम करके। तो मुझे पर्सनली इस स्पाई केस से ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो पार्ट लगा जहाँ पर ये कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ और किस तरह से उन्होंने फ्रेंच स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेट किया, उनके साथ नेगोशिएट किया और ये इंश्योर किया कि
हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी मिले नहीं, हम वो टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझें, उसको बनाएं, और ताकि हम अपने देश में भी उसको आगे उसको डेवलप कर सकें, उसको नए ज़माने के साथ उसको इवॉल्व भी कर सकें। तो ये चीज़ तब तक संभव नहीं होती जब तक आपको ये नहीं पता होता है कि वो टेक्नोलॉजी बनी कैसे है। तो इस चीज़ को इंसिस्ट करते हुए, और ये भी इसरो ने इसको काफ़ी इस पे काम किया। साथ में ये भी चीज़ देखने वाली थी कि उस शुरुआती दिनों में इसरो को काफ़ी हेल्प नहीं मिल पा रहा था, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। सरकार चाहती थी कि ये कुछ काम करे, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया, बजट के मामले में भी। तो कई सारे किस्से आपको इसमें मिलेंगे कि किन किन कठिनाइयों का सामना करते हुए इन लोगों ने फ्रेंच स्पेस एजेंसी के साथ काम किया। एक काफ़ी जो स्टोरी जो मुझे स्ट्राइक करती है वो ये कि यहाँ से जो साइंटिस्ट सेलेक्ट हुए वहाँ जाने के लिए, उनको एक बेसिक मेडिकल कवर भी भारत सरकार नहीं दे रही थी। तो इन्होंने खुद अपने जेब से पैसा देकर एक पूल बनाया कि फ्रांस में रह रहे इन भारतीय वैज्ञानिकों को कभी भी मेडिकल सहायता की जरूरत पड़ेगी तो वो उस पूल से वो खर्चा उठाएंगे। इसके अलावा और जो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा कि किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसरो भी अंदर की पॉलिटिक्स से वंचित नहीं रहा। कई साइंटिस्ट के जो ग्रुप बने हुए थे, एक ग्रुप का साइंटिस्ट दूसरे ग्रुप के ओपिनियन को सपोर्ट नहीं करता था, या इस तरह की खींचातानी वहाँ भी देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पर इसमें पढ़ने को मिलेंगी। खुद नाम्बी नाम्बियार जो लिक्विड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े फेवर में थे, बहुत ज़्यादा फेवर करते थे, उनको बड़े अफसरों से सपोर्ट नहीं मिला। सतीश धवन, विक्रम साराभाई, इन लोगों से उनको सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन क्योंकि उस समय कोई ज़्यादा प्रूफ नहीं था, और वर्ल्ड की जितनी भी स्पेस एजेंसीज थी वो सॉलिड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही थी। लेकिन नाम्बी नाम्बियार को पूरा विश्वास था कि एक रॉकेट लॉन्च के स्टेज में लिक्विड प्रोपोर्शनली सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो किस तरह से उन्होंने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी और एक्सपेरिमेंट्स करते गए और उस चीज़ को प्रूव करने में लगे हुए थे, और उन्होंने प्रूव भी कर दिया। अच्छा, इसकी बात होगी कि एपीजे अब्दुल कलाम भी उनके फेवर में नहीं थे इस टेक्नोलॉजी के प्रस्ताव को लेकर। अमेरिका का भी एक यहाँ पर वर्णन आता है कि इनडायरेक्ट वे में अमेरिका ने किस तरह से इनके इस एफर्ट्स को सैबोटेज करने की कोशिश की थी। कोई एक पार्ट चाहिए था, कोई एक मटेरियल चाहिए था जो कि अमेरिका की कंपनी ही सप्लाई करती थी, और एंड मोमेंट पर जब वो वहाँ पर पहुँच गया था पोर्ट पे, भारत के एक कोचीन, शायद हाँ कोचीन पोर्ट पे वो माल पहुँच गया था, तो सडनली फ़ोन आता है कि उन्हें परमिशन नहीं है बेचने का, वो कोई सैंक्शन लग गया है, इस तरह की बातें करने लगे वो, और वो मुकर गए। तो लेकिन इस सब चीज़ों को भी, और जो पोर्ट का जो मालिक, जो मैनेजर था, जो वो उसने बोला था कि उसे ऑर्डर है कि वो शिप से वो उतरने ना दे। यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाया उन्होंने, कहा कि भाई आपको ये ऑर्डर, आप चाहे तो इसको बोल सकते हैं कि मुझे ऑर्डर मिला भी नहीं, और उससे उन्होंने वो मटेरियल उतरवा लिया। तो ये एक इसमें काफ़ी सारे एंगल, सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं या स्टेट लेवल पर भी नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे एंगल आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा कि किस तरह से अमेरिका ने इनडायरेक्टली रशिया का भी आर्म ट्विस्ट किया कि इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़ ना पाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपको ये देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा कि किस तरह से हमारे साइंटिस्ट जो इतने सारी दिक्कतों के बाद भी पूरी डेडिकेशन के साथ टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगे हुए थे, क्या क्या उन्होंने एफर्ट्स लगाए, किन दिक्कतों को सहा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है ये। तो आप ज़रूर पढ़िए इस किताब को और बताइए कि आपको कैसी लगी, और मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। तब तक आप खुश रहिए और मस्त रहिए और लाइफ एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।